हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए व्याकरण का चैप्टर भाषा लेकर के आए हैं और आशा करता हूँ कि आज के चैप्टर में आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ये जो चैप्टर है आपके सी-टेट, एस-टेट, 10वीं, 12वीं, ग्रुप डी, ग्रुप सी जहाँ-जहाँ भी मतलब आपकी व्याकरण इस्तेमाल होती है, वहाँ वहाँ आपके लिए उपयुक्त रहेगा। तो आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा भाषा। तो भाषा संस्कृत की भाष धातु से निकला भाष धातु से निकला है, जिसका सामान्य अर्थ होता है बोलना या कहना। मित्रों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जब वो समाज में रहता है तो ज़ाहिर-सी बात है उसको दूसरों के सामने अपनी कुछ बात कहनी है, जबकि दूसरों की बात सुननी और समझनी भी है। तो वहाँ उसे भाषा की ज़रूरत पड़ी है। तो अगर हम भाषा की परिभाषा में आएँ, तो आपने देखा कि मनुष्य अपनी बात दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों की बात सुनता भी है और समझता है। तो विचारों के आदान-प्रदान का साधन भाषा कहलाता है। तो बहुत ही आसान परिभाषा है, विचारों के आदान-प्रदान का जो साधन है वो भाषा कहलाता है। अब मनुष्य जो है वो अपनी सोसाइटी में कई प्रकार से भाषा को व्यक्त करता है, तो हम उसको भाषा के भेद में बाँट देते हैं। तो पहला जो भेद होता है वो होता है मौखिक भाषा। दूसरा जो भेद होता है वो होता है लिखित भाषा। और तीसरा जो भेद होता है वो होता है सांकेतिक भाषा। मित्रों, अगर बात आती है कि भाषा के कितने भेद हैं या प्रकार हैं, तो आप कितने बताएँगे? 2 ही बताएँगे। अगर कोई भी किसी भी पेपर में ये पूछा जाता है, क्योंकि सांकेतिक भाषा को मान्यता नहीं मिली है, क्योंकि इसमें केवल संकेत प्रकट किए जाते हैं और संकेत को समझने और न समझने में भी कई बार परेशानी आ जाती है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा आपको, जैसे एक छोटा बच्चा है, कौन है? छोटा बच्चा। अभी वो मान लो 4 या 5 महीने का है, तो वो बोल तो सकता नहीं, तो वो क्या करेगा? कैसे? अपने संकेतों द्वारा वो अपने विचार प्रकट करेगा। जैसे वही क्या करेगा? वो रोएगा या फिर हँसकर करेगा। तो आप समझ जाएँगे, अगर वो रो रहा है तो कहीं न कहीं वो भूखा है, परेशानी में है, और यदि वो खुश है, हँस रहा है, तो आप कह सकते हैं वो एन्जॉय कर रहा है। तो ये होता है। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल के लिए ले सकते हैं, मान लो एक बस है, तो बस में अब आवाज़ तो लगा नहीं सकता जो कंडक्टर होता है, तो क्या करता है, व्हिसल का प्रयोग करता है, सीटी बजाता है, चलाते वक़्त भी और रोकते वक़्त भी। और तीसरा एग्ज़ाम्पल आप रेल का भी ले सकते हैं, तो आपने देखा होगा भई, हरी झंडी और लाल झंडी का प्रयोग करता है गार्ड जो पीछे खड़ा रहता है। जब उसको रेल चलवानी है तो वो क्या करता है, हरी झंडी का सिग्नल दिखाता है, रुकने पर लाल झंडी का सिग्नल दिखाते हैं। तो इस प्रकार आपने सभी ने देखा कि ये जो सांकेतिक भाषा है, इसका प्रयोग प्राय क्या है, वो संकेतों के माध्यम से होता है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं भाषा का इतना ज़्यादा प्रयोग नहीं होता। तो अतः अगर हम देखें तो हमारे मुख्य 2 ही भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मौखिक मतलब मुख द्वारा बोली जाने वाली भाषा, मुख द्वारा। मित्रों, ये जो बोली का जो भाषा का मौलिक रूप होता है, मौलिक का मतलब होता है सबसे ज़्यादा मूल रूप जो है वो किस में प्रयोग होता है। जाहिर सी बात है, आप हर जगह कॉपी पेन लेकर के नहीं घूम सकते, तो आप बोल करके उच्चारित करते हैं, तो इसको उच्चारित भाषा भी कहा जाता है। तो मौखिक भाषा, और दूसरा होता है हमारा लिखित भाषा, जो लिखकर प्रकट की जाती है। मौखिक भाषा, जैसे आप कहीं ना कहीं किसी को कहानी सुना रहे हैं जुबानी तौर पर, तो वो मौखिक भाषा का उदाहरण हो जाएगा। आप कई बार भाषण देते हैं बिना देखे, तो वो मौखिक का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन जैसे समाचार पत्र हैं, आप चिट्ठी लिख रहे हैं, आप कुछ पेपर दे रहे हैं, उस पे लिख रहे हैं, तो ये लिखित भाषा का उदाहरण हो जाएगा। तो बहुत ही आसान परिभाषाएँ हैं। मुख द्वारा उच्चारित भाषा मौखिक भाषा कहलाती है, और लिखित भाषा जो लिखकर प्रकट की जाती है। तो जो लिखी गई चीज़ है वो लिखित में आ जाएगी, और जो केवल मुख द्वारा बोली जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है? उसके बाद जो भाषा का जो नेक्स्ट वो आएगा लिपि। आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ये मेरा दावा है, अगर एक बार इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा और पढ़ा है, फिर आपका कोई भी डाउट, कोई किसी भी प्रकार का संदेह आपका नहीं बचेगा। तो लिपि आपका नेक्स्ट जो है वो रहेगा। तो लिपि क्या होता है? भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है लिपि, क्योंकि इससे काफ़ी बार जो
कक्षाएँ होती हैं, पेपर होते हैं, उनमें लिपि से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए देख लेते हैं, भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपकी वो सारणी रहेगी, एक मैं सूची बना रहा हूँ आपके लिए, तो उसमें से कुछ एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर यहाँ से हम भाषा लिखें और यहाँ पर अगर हम लिपि लिख दें, तो आइए देखिएगा सबसे नंबर 1 जो है वो है संस्कृत, फिर हिंदी, नेपाली, मराठी, कोंकणी इत्यादि कुछ भाषाएँ हैं, जिनकी लिपि जो है वो क्या है? वो है देवनागरी। आपने ज़्यादातर संस्कृत और हिंदी पढ़ा है, तो यहाँ पर आपको कई बार नेपाली, मराठी और कोंकणी से भी कुछ पूछ लेता है कि इनकी लिपि कौन-सी है। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी है, ये जो कुछ भाषाएँ हैं, इन सब की लिपि देवनागरी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट करके आपको अपने नोट्स में बनाना है। ब्राह्मी लिपि से इसका क्या हुआ है? विकास हुआ है। यानी कि देवनागरी जो लिपि निकली है, वो एक ब्राह्मी लिपि है, वहाँ से इसका विकास हुआ है और देवनागरी लिपि में 47 चिन्ह होते हैं। जैसा ऊपर कहा था लिपि क्या है? एक प्रकार के चिन्ह है यहाँ पर। तो 47 चिन्ह किसमें हैं? वो देवनागरी लिपि में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 जो आपको बहुत ही बारीकी से याद करने हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम आएँ तो आपकी जो लिपि रहेगी वो पंजाबी रहेगी। तो पंजाबी की आपने क्या की है? गुरुमुखी होती है। और गुरुमुखी लिपि अगर आपको याद हो तो जीके का एक क्वेश्चन बनता है। गुरु अंगद सिखों के जो गुरु थे उन्होंने इसको शुरू किया था। और फिर आपकी अंग्रेजी, ये होती है आपकी रोमन। अंग्रेजी की लिपि का नाम क्या है? रोमन है। और उर्दू, अरबी और फारसी, इनकी लिपि होती है फारसी। तो ये आपकी इनमें से एक क्वेश्चन आपका रहता है परीक्षा में भाषा से रिलेटेड। जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो किसी भी लिपि का नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, विशेषकर जैसे गुरुमुखी, इनको उल्ट करके भी वो पूछ सकता है कि गुरुमुखी किस भाषा की लिपि का। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, संस्कृत की लिपि है, पंजाबी की, अंग्रेजी की या उर्दू की। और ये ज़रूर आपको करना है। काफ़ी बार ये जो 10th लेवल की जो बोर्ड की कक्षाएँ आती हैं उनमें पूछा गया है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ तक हमने अभी पढ़ा एक बार, भाषा संस्कृत की भाष धातु से निकला है जिसका सामान्य अर्थ होता है बोलना या कहना। दूसरा, भाषा किसे कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन आता है तो भाषा विचारों के आदान-प्रदान का साधन है, या भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार सुन या समझ सकता है। उसके बाद लिपि, लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो कुछ लिपि हैं, उनकी भाषा है, उनकी लिपियों के नाम दिए गए हैं। तो संस्कृत, हिंदी आदि की जो लिपि है वो देवनागरी है। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है जिसमें 47 चिन्ह हैं। पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन और उर्दू, अरबी, फारसी की वो है फारसी होती है। चलिएगा नेक्स्ट जो आपका इसमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्याकरण। क्या रहेगा? व्याकरण और उसके अंग रहेगा। व्याकरण और उसके अंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वही आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और आपकी किसी भी प्रकार के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होगी। ये मेरा दावा है कि एक भी नंबर आपका कहीं से नहीं कटेगा। तो व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र, ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण। भाषा के शुद्ध, जहाँ भी किसी भी शब्द के साथ अगर शुद्ध जुड़ जाता है, तो आप समझ लेना कि वो किसकी बात कर रहा है? वो व्याकरण की बातें कर रहा है। कई बार व्याकरण की उत्पत्ति पूछ लेते हैं। स्टेट में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें वी उपसर्ग है और आ उपसर्ग है। तो 2 उपसर्ग इसमें हैं और क्री धातु इसमें ली गई है। और अन प्रत्यय से क्या बना है? वो व्याकरण शब्द बना है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं भी एक इंटरव्यू में गया था तो वहाँ भी मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्याकरण की उत्पत्ति बताइएगा कि किन-किन शब्दों से मिलकर व्याकरण शब्द बना है। तो 2 उपसर्ग हैं इसमें वी और आ, क्री धातु है जो संस्कृत की है और उसमें अन प्रत्यय जुड़ने से व्याकरण बनता है। दोस्तों इसके 4 अंग होते हैं। 4 अंग जिसमें आगे चल कर के हम उन सभी अंगों का विस्तृत से जानकारी लेंगे उनके बारे में। तो किन-किन में इनको पढ़ना पड़ता है? तो एक होता है हमारा वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है पद विचार और चौथे नंबर पर होता है वाक्य विचार। तो ये 4 अंग होते हैं व्याकरण के, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इनके बारे में आगे हम क्रम से विस्तृत जानकारी आपको देंगे। आइए कुछ भाषाओं पे नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी आती है वो मानक भाषा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानक भाषा किसे कहते हैं? इसको भी आपने नोट्स की तरह जैसे भी इंपॉर्टेंट करके या
सितारा बना करके आप इसको लिख सकते हैं। तो मानक भाषा एक प्रकार से शुद्ध रूप होता है। तो भाषा का वह सर्वमान्य रूप, भाषा का वह सर्वमान्य रूप जो सुशिक्षित सुशिक्षित साहित्यकार, पत्रकार एवं सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। भाषा का वह सर्वमान्य रूप जो सुशिक्षित होता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं ज़्यादा, और साहित्यकार जो रचनाएं आदि करते हैं, जो लेखक कवि होते हैं, पत्रकार होते हैं, और सरकार जिस भाषा को अपने पत्रों में या किसी भी कामकाज में प्रयोग लाती है, वह क्या कहलाती है? मानक भाषा कहलाती है। अगर दूसरे नंबर पे हम देखें तो होती है संपर्क भाषा। तो संपर्क भाषा क्या होती है? दो भिन्न भिन्न राज्यों के लोग जब आपस में विचार विमर्श करते हैं तो उनका मेल कराने वाली भाषा क्या कहलाती है? वो संपर्क भाषा कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, मान लो यहाँ पर एक बिहार के कुछ लोग हैं और यहाँ हरियाणा के कुछ लोग हैं। देखिए, जब ये अपनी-अपनी बोली में अगर बात करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत कम, बहुत क्या समझ में ही नहीं आने वाली है। लेकिन जब बिहार के और हरियाणा के आपस में बात करेंगे, मान लो यहाँ पर क्या है हिंदी, तो ये एक-दूसरे की बात समझने के लिए हिंदी करेंगे, तो हिंदी यहाँ पर हमारी क्या बन गई? वो संपर्क भाषा बन गई, क्योंकि मेल-जोल कराने वाली भाषा कौन-सी हो गई? हिंदी, और हिंदी हमारी क्या है? वो एक संपर्क भाषा का काम करती है। तो मानक भाषा जो भाषा का शुद्ध रूप है, जो सरकार, पत्रकार, सुशिक्षित लोग प्रयोग करते हैं, और संपर्क भाषा 2 अलग-अलग जो भाषा जानने वाले लोग हैं, बोलियों के जानने वाले लोग हैं, जब उनके संपर्क में कोई एक भाषा काम करती है, तो वो क्या कहलाती है? वो संपर्क भाषा कहलाती है। तीसरे नंबर पर आइए देखिए राष्ट्रभाषा। जो एक राष्ट्र की भाषा होती है, वो क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। बहुत सारे यहाँ पर गलती करते हैं। देखिए, हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा मानते हैं। दोस्तों, अभी मैं ये बताना चाहूँगा कि हिंदी अभी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बनी है, क्योंकि लगभग 70% लोग भारत में अभी हिंदी बोलते हैं। हालाँकि समझने वाले सभी हैं मोस्टली, लेकिन अभी बोलने वाले, क्योंकि साउथ की तरफ आप जाएँगे तो आपको वहाँ पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और मराठी आदि वो ज़्यादा आपको सुनने बोलने के लिए मिल जाएगी। चौथे नंबर पर जो है आपकी राजभाषा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करके आप लिख सकते हैं राजभाषा, और परिभाषा बहुत ही सिंपल है। राज्य के काम जिस भाषा में होते हैं, जिस भाषा में होते हैं, उसे राजभाषा कहते हैं। और हमारी जो राजभाषा है वो कौन-सी है? हिंदी है। मेरे बच्चों, यहाँ से एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट करके एक क्वेश्चन आपका निकल के आएगा और काफ़ी बार पूछा जा चुका है। 14 सितंबर 1949 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। हिंदी को राजभाषा का। और ये जो बात है वो अनुच्छेद 343 343 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला गया था, और किस अनुच्छेद में मिला था? 343 343। और आपको पता होगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस से मनाया जाता है। ये अभी इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का क्या मिला था? वो दर्जा मिला था, आर्टिकल 343। और ये भी आ सकता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने 10 जनवरी को ही क्या मनाया है? वो विश्व हिंदी दिवस मनाया है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्व हिंदी दिवस अगर आ जाए तो आपको क्या लिखना है? 10 जनवरी, और 14 सितंबर लिखना है आपको हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हिंदी को राजभाषा का क्या मिला था? दर्जा मिला था। प्यारे बच्चों, एक आती है मातृभाषा। तो इसमें नाम में ही है, मातृ मतलब जो माता, पिता, पड़ोस, समाज आदि से मिलती है। इसमें क्या है कि माता पिता से मिलती है, इसलिए बच्चा इसको जल्दी सीख लेता है और अनुकरण करता है। अभी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, नई शिक्षा नीति, उसमें ये नियम बनाया गया है कि जो हमारी प्राइमरी शिक्षा होगी जो, वो किस में दी जाएगी? मातृभाषा में।
दोस्तों क्या है कि कई बार जैसे बच्चा घर में हिंदी बोलता है और जब भी वो स्कूल में जाता है तो एकदम से उसको अंग्रेजी भाषा में या अंग्रेजी स्कूल में उसको एडमिशन दिला दिया जाता है। अब बच्चे ने वो कभी भी लैंग्वेज सुनी ही नहीं है, तो वो वहाँ पर उसको सीखने में थोड़ा-सा टाइम लेता है, मुश्किल महसूस होती है। लेकिन एक छोटा बच्चा जब स्कूल में जाएगा और अगर अगर उसे उसको क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में पढ़ने का मौका मिलेगा, तो वो कभी भी उसको बोझ नहीं मानेगा और बहुत जल्दी से वो चीज़ें सीख पाएगा, जो उसको दूसरी भाषा सीखने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए एक अच्छी पहल है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है, उसमें प्राइमरी जो स्तर है, उसमें मातृभाषा को महत्व दिया गया है। ऐसे में बच्चा जब एक बार पढ़ने का आदी हो जाएगा, तो फिर आगे चल कर के वो दूसरी लैंग्वेज को भी आसानी से कैच कर पाएगा और सीख पाएगा। और फिर एक होता है उपभाषा। देखिए, अभी तक हमने केवल भाषा सीखा था, आज आपने राजभाषा सीखी, राष्ट्रभाषा सीखी, मातृभाषा सीखी और अब है उपभाषा। तो उपभाषा क्या है? तो उपभाषा होती है बोली का विस्तृत रूप, बोली का विस्तृत रूप। अब बोली इसके लिए हमें बोली को समझना पड़ेगा, तो बोली क्या है? एक सीमित क्षेत्र में कही जाने वाली शब्दावली। एक सीमित क्षेत्र में मतलब इसका एक एरिया होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो वहाँ पर बोली हो जाती है। लेकिन जैसे ही बोली से थोड़ा-सा बढ़कर के जब रचनाकार अपनी रचनाएँ करने लग जाते हैं, तो वो क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। जैसे आप ब्रज देखेंगे, अवधी देखेंगे, ठीक है? तो ये क्या बन जाएँगी? भाषा और उपभाषा। तो एक क्षेत्र हो जाता है, वहाँ पर ये बोली आ जाती है, फिर जैसे ही तुलसीदास आदि अपनी रचनाओं में वो करने लग जाते हैं, तो क्या हो जाती है? वहाँ पर ये उपभाषा का रूप ले लेती है। उपभाषा में कई बोलियाँ हो सकती हैं, ठीक है? तो ये आपका अब जो हिंदी की कुछ उपभाषाएँ हैं, तो उनको अगर हम बाँटा है क्षेत्र के आधार पर, तो उनकी अलग-अलग बोलियाँ होती हैं। तो इनसे एक क्वेश्चन आपके एटेट सीटेट में रहने की काफ़ी उम्मीदें हैं। तो कैसे आप उपभाषा होंगी? तो 5 आप उपभाषा में देखेंगे, तो आइएगा सबसे पहले क्या है, वो होता है पूर्वी हिंदी। दोस्तों आपको जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो, जो-जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनके आने की संभावना है, मैं उनको मोस्ट इम्पोर्टेंट करके लिख रहा हूँ, ताकि आपको स्पेशल फ़ोकस रहे उन क्वेश्चन पे और ये पूरी की पूरी जो लिस्ट मैं आपके सामने बना रहा हूँ, वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन हर बार पूछने की अ, हर बार पूछा जाता है कि कौन-सी बोली किस उपभाषा में आती है और उपभाषा दे देंगे तो ये किसकी बोली है। तो पूर्वी हिंदी में 3 आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित पवित्र पुस्तक, सबको पता है कि वो किस भाषा में लिखी गई थी, अवधी भाषा में। और यहीं पर आपको पता होगा जायसी की जो महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत, जायसी की थी मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने लिखी थी और ये भी किस भाषा में थी, वो अवधी भाषा में लिखी गई थी। दूसरे नंबर पे आती है पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में क्या आती है, वो आती है ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली। ये सब किस में आती हैं? ये आती हैं पश्चिमी हिंदी में आती है। ये आपकी दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर आदि क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियाँ हैं। तीसरे नंबर पे आइएगा कि कौन-सी रहती है आपकी? वो होती है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। तो बिहारी जो हिंदी है वो आपकी मैथिली, मगही और भोजपुरी। बिहार क्षेत्र में ये विद्यापति जो बहुत बड़े रचनाकार हुए हैं, उन्होंने जो मैथिली भाषा में बहुत सारे गीतों की क्या की है? रचना की है। चौथे नंबर पे जो रही है हमारी वो रही है राजस्थानी। तो राजस्थानी हिंदी चौथे नंबर पे रही है, तो इसमें आपकी मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती और मेवाड़ी, ये राजस्थान क्षेत्र में बोली जाने वाली क्या है? बोलियाँ हैं। और 5वें नंबर पे आती है हमारी पहाड़ी हिंदी। इसमें आपकी कुमाऊनी, मंडियाली और गढ़वाली आदि क्या हैं, ये बोलियाँ इसमें आती हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जहाँ-जहाँ आपको लगेगा कि इम्पोर्टेंट है, तो ये उपभाषा और उनकी बोलियाँ हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, इन 5 उपभाषाओं में ये हमारी बोलियाँ जो हैं, वो बटी हुई हैं।
आगे अब हम पढ़ेंगे हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी, जो हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, वो कहाँ से मानी जाती है? तो हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है, वो फ़ारसी भाषा से मानी जाती है। यहाँ पर काफ़ी हम सोचते हैं, कई बार आपको ऑप्शन में ऐसे दे देगा कि संस्कृत से, फ़ारसी से, उर्दू से, अंग्रेजी से, ऐसे 4 ऑप्शन वहाँ आपको पेपर में दिए जाते हैं। तो बहुत सारे, अब हम ये सोचते हैं कि संस्कृत से ही क्या निकली है? हिंदी, लेकिन यहाँ पर हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो वो किस भाषा से हुई है? वो आपकी फ़ारसी शब्द से हुई। प्यारे बच्चों, पहले जो सिंध नदी थी हमारी, के जो आस-पास की भूमि थी, सिंध नदी के आस-पास की जो भूमि थी हमारी, उसको सिंधु कहा जाता था। सिंधु कहा जाता था। और आपको बता दूँ, जो फ़ारसी भाषा है, उसमें जो ये सिंधु वाला जो स है, इसको वो है की तरह उच्चारण करते थे। है की तरह उच्चारण करते थे। तो वो सिंधु ना कह करके हिंदू शब्द का प्रयोग करना पड़ा। हिंदू से हिंद और हिंद से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ से आपकी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। हिंदी का अर्थ होता है हिंद की भाषा। हिंद की भाषा। तो ये भाषा के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे, वो मैंने आज आपके सामने बताए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके पेपर में, एग्ज़ाम में काम ना आए, चाहे वो एस्टेट हो, सीटेट हो, चाहे ग्रुप डी की हो, लिपिक पद का हो, ग्राम सचिव हो, पटवारी हो, किसी भी परीक्षा के लिए वो आप तैयारी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन आपसे भाषा से नहीं पूछा जाएगा। तो आइए एक बार हम दोहराई करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं कि क्या-क्या सीखा है। तो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि भाषा किसे कहते हैं? विचारों का आदान-प्रदान क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि। कुछ लिपियों के नाम। और देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जिसमें 47 चिन्ह होते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण। इसके 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। फिर है राजभाषा, जिस भाषा में राज्य के काम होते हैं। और हमारी राजभाषा कौन-सी है? वो हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 343 के आर्टिकल के हिसाब से भारत की राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया है। बोली क्या होती है? किसी सीमित या छोटे क्षेत्र में कही जाने वाली शब्दावली बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित स्वरूप नहीं होता, पर जब किसी बोली में साहित्य की रचना होती है, तो वह उपभाषा बन जाती है। और फिर 5 उपभाषाएँ हैं हमारी: पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो इनकी बोलियाँ मैंने वो लिख दी हैं, तो आप उससे याद कर सकते हैं। और हिंदी की उत्पत्ति वो फ़ारसी शब्द से हुई है। फ़ारसी में जो सिंध क्षेत्र का था, तो स को है की तरह उच्चारण करते थे, तो इसलिए वहाँ से सिंध से हिंद और हिंद से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। चलिए मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कक्षा पसंद आई होगी।